हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, वेंट ऑफ फैक्टर। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? कई बार मोलर मास, देखो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट बोलो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बोलो, एक ही बात है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूट का मोलर मास। कई बार क्या होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलर मास आ रहा है वो एक्चुअल मोलर मास से अलग होता है, एंड अ डिफरेंट मोलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे एग्जांपल के साथ बताते हैं, हम बात करते हैं CH3COH की, इसका मोलर मास होता है 60, लेकिन अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसका मोलर मास निकालने की कोशिश करेंगे तो वो 60 से ज्यादा आता है, या कई बार 60 से कम भी आ जाता है। कई बार ये ज्यादा आ जाता है, कई बार ये कम आता है। ठीक है, तो ये जो 60 आना चाहिए 60, लेकिन 60 नहीं आ पाता, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 60 नहीं आ पाता। तो क्या आता है, डिफरेंट। जैसे इसका मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सम टाइम इट कम आउट टू बी नियरली 100 और 120। तो ये जो डिफरेंट मोलर मास है ये तो इसका एक्चुअल है, ये आ रहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो डिफरेंट मोलर मास निकल के आ रहा है उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। और इस एबनॉर्मलिटी की वजह क्या होती है? एबनॉर्मलिटी की वजह सीधी सीधी या तो एसोसिएशन की वजह से होगा या डिसोसिएशन की वजह से होगा। ठीक है, तो कोलिगेटिव एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, मोलर मास calculated from colligative property is different from actual molar mass, and that different molar mass is called abnormal मोलर मास। और इस एबनॉर्मलिटी की वजह मैंने क्या बताई, एसोसिएशन या डिसोसिएशन। एंड दिस abnormality arise either due to association or dissociation। जहां एसोसिएशन होगा वहां कोलिगेटिव से प्रॉपर्टी का जो मोलर मास होगा वो ज्यादा आएगा एक्चुअल से, जहां डिसोसिएशन होता है वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास कम आता है। तो यहां पर हमारे दो केस हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली एबनॉर्मल मोलर मास से रिलेट करता है, क्योंकि इसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर के अंदर ही हम दोनों केस देखेंगे, एसोसिएशन का भी और डिसोसिएशन का। अब हम बात करते हैं किसकी, वेंट ऑफ फैक्टर। नोट डाउन, वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर इसको डिनोट करते हैं आई से। ये है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? आई, इट इज द रेशियो ऑफ, ऊपर है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हमें पता होना चाहिए जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इसको आप देखना चाहो तो देख लो। जैसे एक प्रॉपर्टी है डेल्टा टीबी, ये क्या है? केबी इंटू एम। एम क्या है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मास अपॉन मोलर मास। तो डेल्टा टीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ऐसे ही डेल्टा टीएफ क्या होता है? केएफ इंटू एम। इसमें भी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? मास, मोलैलिटी की जगह लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन
मोलर मास, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक है कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, CRT, कंसेंट्रेशन, मोलैरिटी। मोलैरिटी में भी क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनवर्सली, तो ऊपर आ जाएगा कैलकुलेटेड मोलर मास और नीचे क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व मोलर मास। अब बच्चों ये कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको क्लियरली समझिए। कैलकुलेटेड को हम कहते हैं एक्चुअल, और ऑब्जर्व क्या है, ऑब्जर्व मोलर मास है जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालता है। कैलकुलेटेड है एक्चुअल और ऑब्जर्व क्या है, जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक अच्छा, अब जैसे हमें कोई पूछना चाहता है, देखो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, अब हम ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हम डेल्टा टीबी ऑब्जर्व, डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट को तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है केबी इंटू एम। ऑब्जर्व को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व केबी इंटू एम, और डेल्टा टीबी ऑब्जर्व क्या आ जाएगा, आई इंटू केबी इंटू एम। ऐसे ही डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व क्या आ जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू एम। पाई ऑब्जर्व क्या आ जाएगा, आई सी आर टी, और पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट क्या आ जाएगा, आई एक्स टू, और आई एक्स टू को क्या लिख सकते हैं, आई एन टू डिवाइड बाय एन वन प्लस आई एन टू। अब आई को हमने यहां पे देख रहे हो n2 से तो मल्टीप्लाई करा, n1 से मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन है वो सोल्यूट के साथ होता है। सोलवेंट में कभी भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन, नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि सोलवेंट नॉन एसोसिएटेड नॉन डिसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो सोलवेंट के केस को कंसीडर नहीं करते, इसी वजह से, क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नॉर्मली किसके साथ होता है, सोल्यूट के साथ होता है। अच्छा, एक बात और, कुछ बच्चे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि पी नोट माइनस पी एस बाय पी एस क्यों नहीं लिया, विच इज इक्वल टू n2 बाय n1 होता है। वो इस वजह से नहीं लिया, ये हम केवल न्यूमेरिकल पर्पस के लिए लेते हैं। कंसेप्चुअली तो पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट ही होता है। तो ये हमारा, हमने देखो, हमें कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालने का फॉर्मूला है, ऑब्जर्व को निकालने का फॉर्मूला हम इस तरीके, अगर हमारे पास आई पता है तो हम ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। अब हम इसको रिलेट करेंगे एसोसिएशन से और डिसोसिएशन से। नेक्स्ट टॉपिक है, कर देता हूं रब, नोट कर लिया हो तो कर दो रब, ठीक है मैं रब कर दूं। अब हमारा तीसरा केस अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल क्या मतलब है, मैंने बताया आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलर मास आता है वो अलग होता है, कैलकुलेट से अलग, एक्चुअल मोलर मास से अलग होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलर मास है और एक्चुअल मोलर मास में डिफरेंस आया, उसे एबनॉर्मल मोलर मास का। फिर वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ा, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व मोलर मास एंड कैलकुलेटेड मोलर मास, रेशियो ऑफ आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड। ये है रियल, ये है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है। क्लियर। अब मैंने बताया था दोनों में डिफरेंस, ये दोनों अलग क्यों हैं, अलग कब होते हैं, क्यों होते हैं, ये सेम कब होते हैं, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड अलग कब होते हैं, जब मॉलिक्यूल के अंदर ना एसोसिएशन हो रहा हो ना डिसोसिएशन हो रहा हो, तो देयर इज नो एबनॉर्मैलिटी इन मोलर मास। मोलर मास में कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं आती, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। जब एसोसिएशन या मॉलिक्यूल के अंदर या सोल्यूट पार्टिकल के अंदर एसोसिएशन होता है या क्या होता है, डिसोसिएशन, तो दोनों अलग अलग होते हैं। एक्चुअल अलग है, एक्चुअल तो हमें पता होता है, और ऑब्जर्व अलग है। तो पहले हम केस लेके चलेंगे एसोसिएशन। पहले देखेंगे एसोसिएशन कहाँ होता है। नॉर्मली एसोसिएशन होता है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसिटिक एसिड में, बेंजोइक एसिड में, फिनोल में। हमारे एनसीईआरटी में प्रदीप के क्वेश्चंस में ये तीन ही एग्जांपल दे रखे हैं जहां पर एसोसिएशन होता है। और एसोसिएशन में पर्टिकुलरली तब होगा जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। क्या लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, लाइक CH2, लाइक CCl4। इसके केस में इन तीनों में एसोसिएशन होता है,
और एसोसिएशन होने के बाद के बाद क्या बनाते हैं, डाइमर। क्या बनाते हैं, डाइमर। इन तीन केस में ये सोलवेंट हो तो एसोसिएशन होगा और क्या बनाएंगे, डाइमर। इस तरीके से जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH का। डाइमर का मतलब है दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़ गए। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, माइनस ये पॉजिटिव, ये माइनस ये माइनस, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएशन हो रहा है और क्या बन रहा है, डाइमर। और इसी वजह से जब ये डाइमर बना लेगा तो इसका जो मोलर मास है तो 60, लेकिन अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग डबल के आसपास आता है। 110, 115, 120 भी आ सकता है, डिपेंड करता है ये कितना एसोसिएट हो रहा है, कितने परसेंट ये डाइमराइज हो रहा है, कितने परसेंट ये क्या हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है। तो आपको एसोसिएशन में क्या बात ध्यान रखनी, नंबर ये कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं। नॉर्मली ये 3 केस होते हैं। दूसरा डाइमर बनाते हैं, डाइमर मतलब 2 जुड़े तो डाइमर, 3 जुड़े तो ट्राइमर, 4 जुड़े तो टेट्रामर, बहुत सारे जुड़े तो पॉलीमर। कौन से सोलवेंट में, इस सोलवेंट में पानी ले लेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और एसोसिएट होके क्या बना रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। अब हम इसको न्यूमेरिकल से रिलेटेड इसकी डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे। हम एक सपोज करो डाइमर का ही केस लेके चलते हैं। डाइमर का केस लेके चले, जैसे एसिटिक एसिड है, ये डाइमर बना रहा है, ये बन गया डाइमर। इनिशियली ये 1 था, ये 0 है। आफ्टर एसोसिएशन इसमें से अल्फा एसोसिएट हो गया। कितना एसोसिएट हो गया, अल्फा एसोसिएट हो गया। तो 2 से 1 बन रहा, तो अल्फा से ये कैसे बनेगा, अल्फा बाय 2। तो आई क्या लेके चलेंगे, टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन, टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल मोल इनिशियली टेकन, टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल मोल इनिशियली टेकन। तो I इज इक्वल टू टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 1। I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू कितना। अच्छा, यहाँ से एक चीज और पता लग रही है, एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से कम होगी और I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस I और अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 2I। ऐसे ही आप ट्राइमराइजेशन के केस लेके चल सकते हैं, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 3 क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 3। और इस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं ट्राइमराइजेशन के लिए, टेट्रामराइजेशन के लिए। और एक एक्सप्रेशन पे अब आपको पॉलीमराइजेशन के लिए करता हूं, जहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं AN। तो ये 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा बाय n, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस n, ये इस साइड लिया 1 माइनस I और अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस I। इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा n डिवाइड बाय n माइनस 1। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड। जैसे डाइमर का केस है तो n2 ले लोगे, 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2I। ट्राइमराइजेशन का केस है, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। टेट्रामराइजेशन 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 1। पेंटामराइजेशन 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 1। इस तरीके से हो जाएगा। सपोज करो ये हो गया हमारा एक डेरिवेशन। तो अब देखो ये मैं बताया, ये आप नोट कर लीजिए ढंग से। और हम बात करेंगे, जैसे अब इसको अगर हम सोचें सिंपल तरीके से कि ये एक तरह से एसोसिएशन का केस आया है जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड। जैसे पहले मैंने सिंपल तरीके से डाइमर का एक्सप्लेन करा, आप चाहो तो ट्राइमर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा बाय 3 आ जाएगा, अल्फा बाय 3 आ जाएगा, यहाँ अल्फा बाय 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 अल्फा बाय 3, सॉरी अल्फा बाय 3 आ जाएगा, नहीं यहाँ अल्फा बाय 3 लेंगे तो 2 अल्फा बाय 3 आ जाएगा और 2 अल्फा बाय 3 को यहाँ ले आएंगे। तो इस तरीके से आप ट्राइमराइजेशन का, टेट्रामराइजेशन का, ये मैंने लास्ट में पॉलीमराइजेशन का आपको करके दिखाया है। तो ये इस तरीके से एसोसिएशन का केस हो गया। अब हम एसोसिएशन पे न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता रहा था, वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू, जैसे हमने देखा 1 माइनस सॉरी अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है, या I इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जैसे कई बार पूछते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ I, व्हाट इज
वैल्यू ऑफ आई फॉर डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? अगर अल्फा नहीं गिवन, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर अल्फा 1 है, तो आई इज इक्वल टू क्या आता है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। अल्फा 1 ले लो तो क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 2। अगर अल्फा 1 है, अल्फा 1 का मतलब है कि मॉलिक्यूल कंप्लीटली एसोसिएटेड है। अल्फा 1 का मतलब सारे मॉलिक्यूल डाइमर बन गए, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2। ट्राइमराइजेशन में 1 बाई 3, टेट्रामराइजेशन में 1 बाई 4, पेंटामराइजेशन में 1 बाई 5। ये तब होता है आई की वैल्यू जब हमारा अल्फा 100% हो, कंप्लीटली मॉलिक्यूल डाइमराइज ट्राइमराइज हो जाए, कंप्लीटली मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाए। अल्फा की वैल्यू जब भी आप 1 रखोगे, अल्फा की वैल्यू जब भी आप, जैसे आप पॉलीमराइजेशन के केस में अल्फा की वैल्यू आपने क्या रख दी? 1। पॉलीमराइजेशन के केस में तो आई कितना आ जाएगा? 1 बाय n। समझा? ये डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन होता है डाइमराइजेशन में आई के। अगर अल्फा गिवन है तो आपको इस तरीके से सपोज करो क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर डाइमराइजेशन इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन गिवन है, इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज से 0.2, तो आपको डाइमराइजेशन का केस लेके चलना पड़ेगा। a बाई 2 पहले डिराइव करो, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2, i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2, i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। अल्फा की वैल्यू पुट करो, हो गया। ट्राइमराइजेशन है, या तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 3 और अल्फा की वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन हो गया। अगर सपोज करो ये वर्ड नहीं है, इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन वर्ड नहीं है, तो हमें मान लेना है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको 1 दे रखा है और आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछी है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाइमराइजेशन की 1 बाई 2 आएगी, ट्राइमराइजेशन के लिए 1 बाई 3, टेट्रामराइजेशन के लिए 1 बाई 4। अब हम इस पे क्या करेंगे? एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे एसोसिएशन वाले, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एसोसिएशन पे। यहाँ पे देखो क्या है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, इसको 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं। अब 25 ग्राम बेंजीन ले रहे हैं। बेंजीन में मैंने बताया था बेंजोइक एसिड का क्या होता है? एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन वाला केस है। अब हमें क्या देखा? 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, शो अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। यानी कि आपको डेल्टा टीएफ दे रखा है 1.62 केल्विन। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, नॉर्मली जो क्वेश्चंस में जो दे रखी होती है वो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। कौन सी होती है? ऑब्जर्व। हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज्यादातर केसेस में 99.9% केसेस में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। देखो अब यहां पे देखो ना, शो अ डिप्रेशन। शो का मतलब है कि थर्मोमीटर लगाया है और थर्मोमीटर लगा के फाइंड आउट किया है, यानी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। ऑब्जर्व कोलिगेटिव यानी जिसे हम देख रहे हैं, कैलकुलेशन से कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, जिसे हम देख रहे होते हैं वो ऑब्जर्व होती है। और जो क्वेश्चन में हमेशा ज्यादातर केसेस में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही होती है। तो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व दे रखा है आपको, आप आराम से डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करो। कैसे? केएफ इनटू एम। केएफ कितना दे रखा आपको पता ही होगा कितना, 4.9 है। मोलैरिटी, मास ऑफ मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? मास 2 मोलर मास 122 इनटू 1000 डिवाइड बाय 25। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड आ जाएगा 4.9 इंटू 80 डिवाइड बाय 122। इट कम आउट टू बी 392 डिवाइड बाय 122। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेट, ये आ जाएगा 3 पॉइंट, वेट करो एक सेकेंड, 392 डिवाइड बाय 122, 3.21। अब तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया? आपके पास ऑब्जर्व है, आपके पास कैलकुलेटेड है, आप आई निकाल लो। कैसे? डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व, डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व कितना है? ऑब्जर्व कितना? 1.62, कैलकुलेटेड 3.21। इट कम आउट टू बी
1.62 divided by 3.21, it come out to be 0.504. ये एसोसिएशन का केस है। मैंने बताया था एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। एसोसिएशन केस में आई की वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम। अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब आई और अल्फा में क्या रिलेशन है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है? अल्फा निकालना है। तो आई और अल्फा में क्या रिलेशन है? हमें पता है बेंजोइक एसिड है, ये डाइमर बना रहा है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन करा अपनी पिछली वीडियो में। ये डाइमर बना रहा है, ये 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, और अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई, और अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 2i, 2 माइनस 2 इंटू 0.504, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1.008, अल्फा कम आउट टू बी 0.992। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.992 इंटू 100 दैट इज 99.2%। समझ लो, क्वेश्चन में मैंने बताया था ऑब्जर्व दे रखा होता है, ऑब्जर्व दे रखा है, कैलकुलेट निकाला, दोनों के रेशियो से आई निकाला, आई से अल्फा का रिलेशन निकाला। ये ड्राइव करना ड्राइव कर दो, या आपको ये फॉर्मूला इससे पहले मैंने बताया था 1 माइनस आई डिवाइड बाय एन इंटू एन माइनस 1, उसके बेस पे कर सकते हो। कहने का मतलब है ये आप चाहो कैसे भी कर सकते हो। सिंपल, ऑब्जर्व दे रखा था, कैलकुलेट निकाला, आई निकाला, आई से अल्फा निकाला। क्लियर? इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस करवाया था वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, सेकंड लास्ट एग्जाम्पल था। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सो डैट की प्रैक्टिस हो जाए। ये भी एसोसिएशन का केस है। यहाँ पे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के साथ देखो क्या बेंजीन है, हाँ बेंजीन है, तो ये लिखा हुआ है लास्ट में एसोसिएशन निकालना है, तो ये एसोसिएशन का केस है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का मसला है, रेज बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी 0.36 डिग्री। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि हमेशा क्वेश्चन में ऑब्जर्व होता है। कौन सा होता है? ऑब्जर्व। जहां पे हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, वहां पर हमें ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन होती है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेटेड निकालेंगे उसी तरीके से। डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड केबी इंटू एम, केबी 2.57, एम का फार्मूला रखा, मास 1.65 ग्राम, मोलर मास 60,000 100, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो 2.57 इंटू 1.65 डिवाइड बाय 6, इट कम आउट टू बी, वेट अ मिनट, इट कम आउट टू बी हाँ 0.71, 0.71। अब आई निकाल लो, ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड, 0.36 by 0.71, it come out to 0.507। डाइमर का केस है। डाइमर का केस सिंपल होते हैं। यहाँ लिखो एसिटिक एसिड जो कि क्या हो रहा है? डाइमराइज हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइमराइज। उसी तरीके से या तो ड्राइव करना सीख लो, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, इसको सोल्व करो। I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, 1 minus I is alpha equal to 2 minus 2. 2 minus 2 into 0.507. 2 minus 1.014. 0.014. ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 0.9 सॉरी 886 986। एक मिनट, it come out to be, wait a minute, it come out to be परसेंटेज में कितना जाएगा? 0.986 इंटू 100 दैट इज। तो बच्चों एसोसिएशन के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको ऑब्जर्व दे रखा होता है, आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके आई निकाले, आई निकाल के अल्फा निकाले। दिस फिनिश योर केस ऑफ एसोसिएशन। अब हमारा दोबारा केस, दूसरा केस स्टार्ट होगा डिसोसिएशन। अब हम डिसोसिएशन का केस देखेंगे। डिसोसिएशन नॉर्मली कहाँ होता है? डिसोसिएशन कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जैसे NaCl, जैसे CaCl2। आयोनिक कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड में क्या होगा? डिसोसिएशन।
आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, दोबारा सुनो, डिसोसिएशन। आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, डिसोसिएशन। प्लस ये जितने भी जहां एसोसिएशन हो रहा था, जैसे एसिटिक एसिड, जैसे बेंजोइक एसिड, जैसे फिनोल, जैसे फॉर्मिक एसिड, ये नो डाउट नॉन पोलर सोलवेंट, बेंजीन, CCl4, इनमें तो ये एसोसिएट होते हैं, लेकिन अगर इनको पानी में ले लिया जाए, एनसीईआरटी में लास्ट एग्जांपल में दे रखा है, इनको अगर पानी में ले लिया जाए तो ये डिसोसिएट होते हैं, दे बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम डिसोसिएशन का केस लेके चलेंगे। जैसे हम बात करते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे AB, क्या है इलेक्ट्रोलाइट, AB को हमने डिसोसिएट करा A प्लस B माइनस, ये सिंपल 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1। इस केस में I की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, इस केस में I की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। अब ऐसी कोई दूसरा एग्जांपल लेके चलो, AB हो गया, जैसे CaCl2 ले लो, पर्टिकुलरली लेके चलते हैं, Ca2 प्लस 2Cl माइनस 1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 अल्फा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा क्या आ जाएगा I माइनस 1 और अल्फा क्या आ जाएगा I माइनस 1 डिवाइड बाय 2, I माइनस 1 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से आप कई सारे पार्टिकल हैं, आप एक एक करके देखो, आप इसे चाहे तो नोट कर लेना वीडियो स्टॉप कर। अब मैं आपको तीसरा केस बता रहा हूँ, जैसे हम लेट इट बी एग्जांपल लेके चलते हैं, टिपिकल एग्जांपल, जैसे Al2SO4 का थ्राइस कैसे डिसोसिएट होगा, 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा और I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा। इस तरीके से जैसे आप चाहो तो ये कर लो, K4FeCN6, ये कैसे डिसोसिएट होगा, 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा अल्फा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा। इसको नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, आराम से समझो। उसके बाद अगला केस देखे चलो, जैसे और टिपिकल केस, जैसे हमने ले लिया Fe4FeCN6 का थ्राइस, ये कैसे डिसोसिएट होगा, 4Fe3 प्लस 3FeCN6 का थ्राइस माइनस 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा 3 अल्फा, I इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 4 अल्फा, क्या हुआ 3 अल्फा, I इज इक्वल टू 1 प्लस 6 अल्फा। इस तरीके से ये आपका डिसएसोसिएशन का केस होगा। लास्ट जनरल मॉलिक्यूल N पार्ट में डिसोसिएट होता है, AN से क्या बन रहा है Na 1 माइनस अल्फा अल्फा बाय n, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 बाय n, अल्फा n माइनस 1 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I माइनस 1 और अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 n डिवाइड बाय n माइनस 1, where n is the number of molecule dissociated।